क्लास 10 ज्योग्राफी रिविजन वर्क रिसोर्स एंड डेवलपमेंट संसाधन एवं विकास। पोर्शन जो है हमारा जो वो चैप्टर सिर्फ 1 है। आप लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको चैप्टर में कमांड होगा तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपका इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। आप लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा चैप्टर्स को, जिससे जो भी क्वेश्चंस MCQ को क्वेश्चन जो रहेंगे उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका सही चुनाव आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 3 उसमें गलत है और 1 सही है। तो आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तभी आप MCQ क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। हम रिवीजन करवा रहे हैं एट ए ग्लांस के रूप में, तो ठीक है। तो इसमें है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखो पहले ही हम बता चुके हैं कि रिसोर्स क्या है। री प्लस सोर्स, री मतलब अगेन एंड सोर्स मतलब होता है आइटम, मतलब वैसा वस्तु जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्स आर दे बिकेम, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग खुद जानते ही हो कि अभी आप लोग यू आर ए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो विद्यार्थियों के लिए किताब जो है वो एक संसाधन के रूप में उपयोग होता है। संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। ठीक है। देखो, everything is available in our environment which can be used to satisfy our needs। कहने का मतलब है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource। और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभवतः और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जिसको हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। ऊपर में हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, बीच में हमारा ह्यूमन बींग्स है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्राकृतिक तकनीक और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। इंटरडिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट है तो मानव उसका उपयोग किस तरीके से करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए संस्था चाहिए, तभी हम संसाधन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी? क्या भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? दे आर नॉट। कहने का मतलब ऐसा नहीं है। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। संसाधन मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। they transform material available in our environment into resource and use them। कहने का मतलब है मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा। मानव खुद एक संसाधन के रूप में एक पार्ट है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं कोयला क्या है? एक पत्थर है, लेकिन मानव जब उसका उपयोग करते हैं कि इसका उपयोग हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये
जलेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो संसाधन के रूप में उसका उपयोग होता है। द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको दो भाग में बांटते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब एक नवीनीकरण संसाधन है और दूसरा अनवीनीकरण संसाधन रखते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप कहने का मतलब स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। इसको चार पार्ट में बांटा गया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फोर्थ वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। इसको हम लोग चार पार्ट में हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये एक फिगर है, चार्ट है, पाई चार्ट। रिसोर्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल के अंतर्गत रेन्यूएबल और दूसरा है नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल में हमला रिसाइकलेबल मेटल्स, नॉन रिसाइकलेबल जैसे फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल मतलब कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड और वाटर। बायोलॉजिकल में अगर नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जैसे कि है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन द ब्लैक सॉइल फाउंड। हम देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन द ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। तो आप लोगों को पता है ना कि काली मिट्टी हमारा सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलता है, क्योंकि राजस्थान में बलुआही मिट्टी मिलती है, सैंडी सॉइल मिलता है। झारखंड में अगर हम देखते हैं तो झारखंड में रेड सॉइल मिलता है। और उत्तराखंड में अगर देखते हैं तो दैट मीन्स उत्तराखंड इज ए माउंटेनियस एरिया, दैट मीन्स माउंटेनियस सॉइल। ओके, और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शंस आर लैंड, बिल्डिंग्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो हमारा बिल्डिंग नहीं है नेचुरल रिसोर्स। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। मानव निर्मित संसाधन नहीं है, जिसमें इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है। तो इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है, वो है हमारा जंगल, दैट मीन्स फॉरेस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉरेस्ट। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ताकि जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसमें मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम अच्छा स्कोर करें स्टूडेंट। आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैप्टर को थ्रूली पढ़िएगा, ताकि आपको बेनिफिट आगे चल कर के मिलेगा। कहने का मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में अगर आप चैप्टर में कमांड कर लीजिएगा तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको अच्छा स्कोर आप करने के लायक हो जाएंगे। थैंक यू।